दोस्तों प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे सोहेल अफरीदी की, और ये वाला जो सोहेल अफरीदी जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, ये सोहेल अफरीदी पिछले वाले सोहेल अफरीदी से डिफरेंट किस्म का आपको नजर आएगा। सोहेल अफरीदी साहब पाकिस्तान में इमरान खान का मैंडेट लेकर इस कुर्सी पर बैठे। सोहेल अफरीदी के पास मैंडेट ये था कि स्ट्रीट मोबिलाइजेशन को रूज पर लेकर जाओ। उन्होंने लोगों को निकाला, लोग निकले, उनको वेलकम किया गया, क्योंकि लोग सोहेल अफरीदी को वाइस कप्तान समझते थे। जब कराची की सड़कों पर निकले, रास्ते रोके गए, पंजाब में निकले, खैबर पख्तूनख्वा में निकले, पूरे मुल्क में सोहेल अफरीदी ने निकलकर स्ट्रीट मोबिलाइजेशन कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवाम के दरमियान दोबारा से जो ताल्लुक था उसको रिवाइव किया। लेकिन दरमियान में बहुत सारी प्रॉक्सिस, बहुत सारे लोग जो तहरीक को कमजोर करना चाहते हैं, उन्होंने इस ताल्लुक को खत्म करने की कोशिश की और सोहेल अफरीदी को कंट्रोवर्शियल बना दिया। और फिर बहुत सारे फैसले दोस्तों ऐसे भी हुए जो जमात के अंदर करवाए जाते। इमरान खान की तहरीक का मामला, इमरान खान की रिहाई का मामला, इमरान खान की जात का मामला, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि आप अचकज़ई साहब से पूछें, मुज़ाकरात करेगा तो सिर्फ अचकज़ई करेगा। मुज़ाकरात किससे करने हैं, ये फैसला अल्लामा राजा नासिर अब्बास या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने करना है। लेकिन दोस्तों सितम ज़रीफ़ी ये है कि जब से बाकायदा तौर पर 27 सितंबर की तहरीक का ऐलान किया गया कि हम निकलेंगे और इमरान खान को निकालेंगे, हमने अल्लामा राजा नासिर अब्बास और अचकज़ई की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, और इन दोनों हज़रात की तरफ से किसी किस्म का कोई ऐलान नहीं किया गया, जिससे ये साफ जाहिर है कि ये भी कुर्सी के पुजारी निकले। और उन्होंने जब ये कहा था कि इमरान खान की सेहत का मामला सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, वो भी झूठ साबित हुआ, और वक्त ने साबित किया कि ये इमरान खान के नाम के ऊपर सियासत कर रहे थे और किसी के कहने के ऊपर ये बयान दे रहे थे। जिस तरह वजाह सईद ने कहा कि इमरान खान अल्लाह ना करे जी इज नो मोर, और उसके बाद वजाह सईद जो है वो अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। उसी तरह अचकज़ई साहब ने कभी आकर ये नहीं कहा, हाँ सोहेल अफरीदी ने ये कहा था कि उन्हें मिसगाइड किया गया। लेकिन दोस्तों सोहेल अफरीदी साहब यकीनन एक टाइम ऐसा आया, एक साल हो गया, कि सवाल पूछा जा रहा था कि कब निकलोगे, तुम अली मीन गंडापुर से बहुत नीचे हो, और अली मीन गंडापुर ने तो कम से कम 3 दफा निकलकर इमरान खान की रही तहरीक को अगले फेज में लेकर गया, लेकिन तुम इतना भी नहीं कर सके। तो मैंने जो प्रोग्राम के शुरू में कहा था ना कि इस दफा का जो सोहेल अफरीदी है वो आपको एक डिफरेंट सोहेल अफरीदी नजर आएगा। दोस्तों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए, और सोहेल अफरीदी के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, या ये कहा जाए कि सबसे बड़ा काम इनको क्या करना है, ये वन बाय वन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। लेकिन उससे पहले जो सोहेल अफरीदी ने खिताब किया कि पूरी दुनिया की दौलत मेरी कीमत नहीं लगा सकती, ये तख्त ताज, ये जर, ये प्रोटोकॉल, ये कुर्सियां, ये ओहदे, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। हमने इमरान खान का साथ सिर्फ और सिर्फ तब्दीली के लिए दिया, और तब्दीली के लिए खड़े हैं। अपने लीडर और अपने नजरिए से कोई 1 इंच मुझे पीछे नहीं हटा सकता। हम अपनी सियासी जदोजहद के साथ साथ गुड गवर्नेंस, सर्विस डिलीवरी, इन्वेस्टमेंट, जो इमरान खान साहब का विजन है वो आप लोगों को हमारे हर कदम पर नजर आएगा। लेकिन इमरान खान नाहक कैद में है, उनकी रिहाई की जदोजहद के तहत हम 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। मेरे नौजवानों तैयारी करें, मैं आपको लीड करूंगा और इंशाल्लाह इस बार कामयाब होकर लौटेंगे, नाकाम नहीं लौटेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। मजीद पाकिस्तान के 79 साल मुकम्मल हो गए, लेकिन हमने पैसा फजूल काम पर खर्च किया। 13 मार्च को 10 लाख पौधे लगाए, 14 अगस्त को 17 लाख दरख्त लगाए, अब और 6 सितंबर को मजीद 10 लाख दरख्त लगाए गए। अब सोहेल अफरीदी साहब को क्या करना चाहिए? बिल्कुल ठीक है जी, आप करें। आपका जो विजन है ऑब्वियसली दैट इज द विजन ऑफ इमरान खान अबाउट गुड गवर्नेंस और सूबे के हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं। दोस्तों सोहेल अफरीदी के सामने जो टास्क हैं ये 7 निकात। पहला नुकता कि पार्टी में जितने भी इख्तिलाफात हैं इसको खत्म किया जाए। देखिए अगर आप इख्तिलाफात के साथ 27 सितंबर की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो कहीं ना कोई ना कोई आपको धोखा देगा। बल्कि तैयार लोग बैठे हुए हैं, और कुछ लोग उम्मीद में हैं कि सोहेल अफरीदी नाकाम हो और हम इस कुर्सी के ऊपर कब्जा करें और इमरान खान की एक जाली रिहाई की तहरीक को चलाया जाए। तो सोहेल अफरीदी को उन तमाम धड़ों को इकट्ठे करना है, प्रॉक्सिस की निशानदेही करवाएं। जो लोग सोहेल अफरीदी को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करते हैं उसे पहले एक्सपोज कर दिया जाए, या मैं ये मुनासिब समझूंगा, और हमारी इस प्लेटफॉर्म से सजेशन भी है, आप तमाम दोस्तों इस पर कमेंट कीजिएगा कि तमाम इख्तिलाफात को खत्म करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इकट्ठे हो जाना चाहिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने इख्तिलाफात को खत्म करके एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना चाहिए। तंजीमी ओहदों पर जो लोग हैं उनको एतमाद मिलें और उनके साथ हिकमत अमली बनाएं, क्योंकि अभी तक तंजीमी ओहदों पर मौजूद लोग भी नाराज हैं। देखिए ये धड़ेबाजी जो है ना वो हर जमात के अंदर होती है, कोई पहला मामला नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर धड़े, मुझे तो हैरत नहीं होती, नून लीग के अंदर धड़े, नून लीग के घर के अंदर धड़े हैं। हमजा ग्रुप पंजाब के अंदर कुर्सी चली गई यार, उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि उस कुर्सी पर बैठे अपने बाप के बाद, और हर बड़े खानदान में बच्चे की ख्वाहिश होती है कि खानदान का कारोबार हम संभालेंगे। तो ये जो खानदान का कारोबार था ना पाकिस्तान में सियासत, इसे इन लोगों ने संभालने की ख्वाहिश हमजा शहबाज शरीफ के यहाँ भी होगी, लेकिन इस कुर्सी पर कोई और बैठ गया। तंजीमी ओहदों के ऊपर जो लोग हैं उनको एतमाद में लिया जाए और उनके साथ हिकमत अमली बनाएं, क्योंकि अभी तक तंजीमी ओहदों पर मौजूद लोग भी आपसे नाराज हैं। तो नाराजगी को खत्म करें, इकट्ठे हों, और इमरान खान की रिहाई के लिए आपको एक पॉलिसी बनानी होगी। पार्लियामेंटेरियंस को इकट्ठा किया जाए। देखें जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 बरस ऑलमोस्ट 2.5-3 बरस हो चुके हैं, हमने कभी भी तमाम MNAs और MPs को इकट्ठे बैठकर इमरान खान की रिहाई के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नहीं देखा। देखिए 14 अगस्त बेहतरीन वक्त था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे लोग इकट्ठे होते, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते, सोहेल अफरीदी के साथ खड़े होते, और जिसकी पार्टी में जितनी खिदमात हैं उसको उसी तरह से ट्रीट किया जाता। और चले अगर आपने किसी को कोई ओहदा नहीं देना या कोई आपने किसी को जिम्मेदारी नहीं देनी, कम से कम आप इकट्ठे होकर पाकिस्तान के परचम पकड़कर सब लोगों को ये पैगाम देते कि ये है इमरान खान की असल पहचान और ये है वो पाकिस्तान जिसका इमरान खान ने और उससे पहले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान जो बनाया और जो हम हासिल नहीं कर सके, यानी जमहूरियत की
रखवाली और जमहूरियत की बहाली, ये दो काम तहरीक इंसाफ करने जा रही है, लेकिन आपने ये भी नहीं किया। अगर आप इकट्ठे खड़े होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इजहार यकजहती नहीं कर सकते, पैगाम नहीं दे सकते, तो फिर आप इमरान खान की रिहाई के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये आपको काम करना है। दूसरी चीज़, महमूद अचकज़ई अल्लामा राजा नासिर अब्बास को एतमाद मिले, क्योंकि ये भी तासुर है कि वो नाराज़ हैं। देखिए, ये तासुर वासुर कुछ नहीं होता, ये एक अपना ही डिफरेंट किस्म का एक भरम रखकर बैठे हुए हैं कि जनाब मैं अपोजिशन लीडर, और मेरे भाई तुम्हें अपोजिशन लीडर इमरान खान ने बनाया। देखिए, इतने एहसान फरामोश लोग हैं, वो दो भाई साहब में बैठ जाते हैं किसी पॉडकास्ट के अंदर और वो बातें अच्छी करते हैं, बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन अमली तौर पर ये हमें कहीं नजर नहीं आती। आप तमाम धड़ों को इकट्ठा करें, तमाम जो MPs हैं, MNAs हैं, उनको इकट्ठा करें। मोइन साहब जो हैं पंजाब के अंदर जो अपोजिशन लीडर हैं, आप देख लें कि उनकी क्या कारकर्दगी है। देखें, वो एक 500 बंदा इकट्ठा नहीं कर सकते, तो वो अपोजिशन लीडर बने हुए हैं। और ये इस तरह की अपोजिशन जो है वो उनको भी सूट करती है। ये तो राजा रियाज की अपोजिशन से भी गई गुजरी है। वो तो खड़ा होकर जहाँ पर पाकिस्तान में शहबाज शरीफ PDM के तौर में जिस हुकूमत को बुरा भला कहा करता था, साथ साथ वो ब्लैकमेल भी किया करता था कि मेरे बच्चे वास्ते कुछ करना, मेरे वास्ते कुछ करना। ये अलग मामला है कि उसकी नैया जो है वो पार नहीं लग सकी। तो ये अपोजिशन राजा रियाज की अपोजिशन से भी गई गुजरी है। दोस्तों, सातवां नुक्ता कि जिन लोगों की माजी में कारकर्दगी ठीक नहीं रही या पंजाब से जो पार्लियामेंटेरियंस लोगों को इकट्ठा नहीं कर सके, आप उन्हें कन्फ्रंट करें और इस दफा प्लान बनाया जाए कि कौन कहां से निकलेगा। जो बुनियादी ढांचा बनाया गया, पार्टी के अंदर जो डिस्कशन हुई है, दो लोगों से मेरी बात हुई है अमेरिका में और पाकिस्तान के अंदर, उनके मुताबिक और दोस्तों इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो काफिले सिंध के होंगे, बलूचिस्तान के होंगे, पंजाब के होंगे, ये पूरे पंजाब में और अपने अपने सूबों के अंदर ये एहतजाज करेंगे ताकि इसको फैलाया जाए। और जहां तक ताल्लुक है खैबर पख्तूनख्वा का, उस काफिले का रुख सिर्फ इस्लामाबाद की तरफ होगा। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन दूसरी तरफ मुनीफ फारूक जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की एक तरह से ऑफिशियल तो नहीं, लेकिन ऑब्वियसली एक तर्जुमान ज़रूर हैं, क्योंकि उनके राब्ते पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हमेशा से हमने उनकी खबरों के जरिए देखे और वो उनको कोट करते हैं कि सिक्योरिटी ज़राए इस हवाले से क्या कहते हैं। उनके मुताबिक खबर की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि अगर 27 सितंबर को एक ताकतवर अवामी लहर उठती है तो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन वो मुस्तकिल हल नहीं है। दूसरा ऑप्शन ताकत का इस्तेमाल है और वो भी कहीं नहीं गया, यानी ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन मेरी पाकिस्तान में तमाम ताकतों से दरख्वास्त है कि इस दफ़ा गोली ना चलाना। इस दफ़ा हम नहीं चाहते कि रिपोर्ट कर रहे हूँ कि इस दफ़ा दोबारा से किसी सती को मार दिया गया, शहीद कर दिया गया और फिर लोगों को उनके प्यारों के जनाजे जो हैं वो भी नहीं दिए गए। तो ये काम मत कीजिएगा, ये जमहूरियत है, पाकिस्तान में लोगों को बोलने दें। और अगर लोग अपनी राय का इजहार नहीं कर सकते तो फिर इस जमहूरियत के इस ड्रामे को बंद करें, फॉर्म 47 की हुकूमत को घर भेजें, पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाएं। और ये जो हम रोज़ाना जमहूरियत का एक नया लॉन्ग प्ले जिसका आगाज़ हो जाता है ना, इसको बंद कर दें। 28वीं तरमीम से पहले लोगों ने कुछ दावे किए और पाकिस्तान के अंदर 28वीं तरमीम से मुतल्लिक क्या कहा यह जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान में तमाम लोगों को बता दिया गया है कि ये जो 1 पेज है उस वक्त तक होगा जब तक आप हमारी बात को तस्लीम करेंगे। तो 28वीं तरमीम के लिए अब तैयारियां की जा रही हैं। और दोस्तों, तफसीलात के मुताबिक फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि हमारे तो आखिर तक एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात खराब नहीं हुए थे और इसी तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी के भी जाने तक ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, लेकिन 1 पेज वाली कहानी अब नहीं रही। एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत को प्लान दे दिया है कि आपने नए सूबे बनाने हैं, चाहे 6 माह लगे या 10 माह। मैं तो क्लियर हूं कि नवाज शरीफ जरदारी नए सूबे बनने नहीं देंगे, क्योंकि सर्वाइवल उनका खत्म हो जाएगा। और इसके साथ साथ वो बेवकूफ़ नहीं बल्कि बड़े अक्लमंद आदमी हैं। उन्होंने मोहसिन नकवी साहब का जिक्र किया, जो बातें उन्होंने की हैं बड़ी सोच विचार के बाद, और वो इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट के ये पब्लिक पोजीशन बतानी है। जनरल बाजवा बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन उन्होंने इमरान खान और तहरीक इंसाफ को जितनी स्पेस दी थी सियासी जमातों को नहीं मिलती। अफगान और चीन पॉलिसी के आर्किटेक्ट इमरान खान थे और इतनी स्पेस किसी दूसरी सियासी जमात को नहीं मिली। अब चीन की जो पॉलिसी, अगर वो आर्किटेक्ट थे, अगर आपकी बात को मान लिया जाए, तो ये भी ज़रूर बता दें कि पाकिस्तान में ये जो आपका CPEC है क्यों बंद हुआ। आपने गौर किया कि पिछले कई महीनों से, बल्कि मेरा ख्याल है जब से हुकूमत आई है, अब तो कुछ ताना भी नहीं देता कि जरा फलां के कहने पर CPEC को बंद कर दिया गया। तो हम जहां तक पाकिस्तान की चाइना पॉलिसी है वो हमें अब कहीं नजर नहीं आ रही। कर्जा लिया, उसको रोल ओवर करवाया, कुछ फायदा लिया, तो CPEC कहाँ है, क्या ये मुकम्मल हो गया, इस पर पाकिस्तान की हुकूमत आपको कभी नहीं बताएगी। या तो आप कम से कम देखें, वो जो एहसन इकबाल है उसका कोई प्लान जो है वो लॉन्च नहीं होता। वो मनसूबे बना कर ना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और बड़े बड़े सेमिनार करवा कर और फिर उसके साथ साथ वो सब कुछ करता है और उसके ऊपर वो दाद लेते रहते हैं कि जनाब हमने उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम दिया। और भाई वो उड़ान पाकिस्तान नहीं था, वो धड़म तख्ता प्रोग्राम था जो आपने पाकिस्तान को दिया और आज तक वो लॉन्च नहीं हो सका। तो बताएं कि उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम क्या है और उसके ऊपर कितनी तशरीह की गई। तो CPEC अगर वाकई आपका प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका और CPEC को आप आगे लेकर जाएंगे तो पाकिस्तान की हुकूमत को आप गौर कर लें, स्टेटमेंट्स उठाकर देख लें, लास्ट टाइम कब स्टेटमेंट आई थी, दूर दूर तक आपको CPEC की कोई बात करता हुआ नजर नहीं आएगा। तो आप जो बात कर रहे हैं कि चीन की पॉलिसी, तो इसका मतलब ये हुआ कि चीन की पॉलिसी पहले ठीक थी और आज ठीक नहीं है और इमरान खान CPEC को बनाना चाहता था और इसके मामले में जब CPEC रुका तो इसका भी जिम्मेदार कौन है। हसन इकबाल साहब को उसको पूछ लें,
वो आपको नाम बताएंगे किसके कहने पर सी पैक को बंद कर दिया गया। दोस्तों मैं आपको खबर ये भी दे दूं कि ऐवान सदर में एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फवाद ज़रदारी की मुलाकात और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान और सेनेटर शहरी रहमान भी मौजूद थी और ये मुलाकात वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हवाले से अहम हो सकती है। ये नाराजगी के बाद पहली मुलाकात है। इससे पहले सदर काफ़ी अरसा नाराज होकर सिंध में रहे और फिर वो लाहौर चले गए। इस्लामाबाद वापसी पर उन्होंने जजेस की समरी पर दस्तखत किए और कल रात उन्होंने फील्ड मार्शल की काफ़ी तारीफें की और अब उनकी शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। तो इस हवाले से बताया जा रहा है कि कुछ ना कुछ हो रहा है। और मैं आपको खबर ये भी दूं कि हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब का ये सवाल था या खबर थी या ये दावा था, वो ये कहते हैं कि इमरान खान बनी गाला मुंतकिल और आगे उसके क्वेश्चन मार्क। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने एक कॉलम लिखा कि मुझे ना इख्तिलाफ और तनकीद करने वालों से कोई गिला है और ना ही दाद और तहसीन के डोंगरे बरसाए जाने से आसूदगी। मेरी तकलीफ फ़कत इतनी है कि मैं अपने तई रियासत और सियासत दोनों को बंदगली में देखता हूँ। तमाम स्टेक होल्डर्स अपने अपने मफादाती एजेंडे की तरवीज और नशोनुमा में तन मन धन से जुटे हैं। ज़ाती मफादात को वतनी मफादात पर फोकियत और तरजीह दे चुके। वतनी शराफिया में एक भी ऐसा नहीं जो पाकिस्तान के मफाद के लिए अपने ज़ाती मफादात की कुर्बानी दे। पाकिस्तान का बुनियादी बुरहान सियासी है, इसलिए इसका हल भी सियासी ही होगा। वज़ीर दाखिला बजाय टमकटुइयाँ बांधने के बेहतर होता कि तहरीक इंसाफ, मुस्लिम यूनियन, पीपल्स पार्टी, फजल रहमान, जमात इस्लामी और दीगर बड़ी तमाम सियासी क़ुव्वतों को किसी न किसी शक्ल में एक मेज़ पर बिठाते हैं। तो ये उन्होंने बात कही है। इमरान खान को ऑन बोर्ड किए बगैर मुमलिकत एक कदम आगे बढ़ेगी तो दो कदम पीछे फिसल जाएगी। उन्होंने लिखा कि अगरचे अफवाहें खुशाइंद हैं कि इमरान खान से मुलाकातें अनकरीब खुलने को हैं, खबर ये भी है कि गर्म है कि इमरान और बुशरा बीबी दोनों को बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही और सियासत को रास्ता मिलेगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा, रास्ता ना मिला तो दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। ये उन्होंने खैर एक बात की है। लेट्स सी कि जी क्या होता है कि इनकी मुलाकात होगी और इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल किया जाता है या नहीं। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं ना कि इमरान खान को ऑन बोर्ड किए बगैर मुमलिकत एक कदम आगे बढ़ेगी तो दो कदम पीछे फिसल जाएगी। अगर आप पाकिस्तान में ये बातें उस वक्त करते ना हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, जब इमरान खान को गिरफ्तार किया जा रहा था, आपने अपने इस निज़ाम में आप अपनी बेटे की कुर्बानी देकर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी हालात देख लें क्या हैं। लेकिन आप इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनके सारे ज़ाती इख्तलाफात हैं और इख्तलाफात बैठकर एक मेज़ के ऊपर ख़त्म किए जा सकते थे, लेकिन उसमें इतनी शिद्दत कि आपने इमरान खान के हक़ में आज से पहले कभी बात नहीं की। आपके घर में एक बहन जो है वो अपने भाई के लिए कोशिशें जाती है और अब तो खैर उसके ऊपर केसेस और फिर एक बयानी भी बना, सब कुछ उसके खिलाफ हो रहा है। आज भी आप इमरान खान के खिलाफ खुलकर नहीं बोल रहे, तो ज़रा खुलकर बोलें। पाकिस्तान में जो लोग सब कुछ दाव पर लगा कर इमरान खान के हक़ में बोल रहे हैं तो आपको भी बोलना चाहिए। लेकिन आज अगर आप बोल रहे हैं तो इसका वो फ़ायदा नहीं है जो माजी में होता जब इमरान खान के ऊपर जुल्म हो रहा था। आज आपके ऊपर जुल्म हुआ तो आज आपको इमरान खान याद आ गया। दोस्तों पाकिस्तान में मैंने आपको पहले ही बताया था, जब जुल्म होता है ना और वो लोग जिसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, जहाँ पे वो इस हुकूमत को बदवा दे रहे होते हैं ना, वहीं पर इमरान खान के लिए दुआ भी कर रहे होते हैं। और हफीजुल्लाह नियाज़ी जैसे दोस्त, घर के बंदे, जहाँ पर उनके ऊपर जुल्म हुआ या उनके ख़ानदान में किसी ने कुर्बानी दी तो उन्हें आज इमरान खान के हक़ में बात करना याद आ गया। तो एक और खबर भी ले लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से दोस्तों खबर अभी आ रही है कि एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर के मुताबिक पीटीआई के बानी और पुराने कारकुनान ने अगस्त 2026 में पार्टी के अंदर एक नए ग्रुप फाउंडर्स ग्रुप के क़याम का ऐलान किया। ग्रुप बनाने का बुनियादी मकसद पार्टी के बानी चेयरमैन के नजरिए की पासदारी और उनकी कानूनी जंग में मौसर आवाज़ उठाना बताया गया। ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया कि जब मरकजी जमात को अंदरूनी इख्तिलाफात और मुख्तलिफ सियासी और अदलिया चैलेंजेस का सामना है। अकबर एस बाबर इस हवाले से सरगर्म है। फाउंडर्स कौन कौन से जी सुन लें। डॉक्टर शीरी मजारी के एक पुरानी ट्वीट के मुताबिक इमरान खान, नईमुल हक मरहूम, एहसन रशीद मरहूम और हफीज़ खान जो कनाडा में है, मवाहिद हुसैन शाह जो अमेरिका में है, नौशेरवां बरकी जो अमेरिका में है, ये लोग थे जिन्होंने पार्टी बनाई। इसके अलावा कोई फाउंडर मेंबर नहीं है। अकबर एस बाबर या दीगर लोग क्या करेंगे। इससे पहले भी फाचौदी और महमूद मौलवी साहब जो थे उन्होंने एक प्लेटफॉर्म इकट्ठा किया, लोगों को डायलॉग कमेटी बनाई, नेशनल डायलॉग कमेटी, उसका नाम रख दिया गया। देखिए ये सारे बहाने हैं और बहाने क्या हैं कि किसी तरह से सियासी तौर पर जिंदा रहा जाए। अभी अकबर एस बाबर ये बाकी जो दोस्त हैं मैं इनको इस तरह से नहीं जानता, खैर दो तो उसमें अल्लाह को प्यारे हो गए, एक कुर्बानी दे रहा है। फाउंडर्स ग्रुप या पुराने लोगों को इकट्ठा करना, इससे क्या मुराद है। आप कोशिश करें। इस तरह की खबरें, टेबल स्टोरीज जो आती रहती हैं और किसी की ख्वाहिश जिस अकबर एस बाबर को लॉन्च कर दिया गया और वो आकर इंटरव्यूज़ दे रहा है। ये अकबर एस बाबर उस वक्त कहाँ था जब इमरान खान की आंख 85% ज़ाया होगी। इसका कोई ट्वीट नहीं आपको मिलेगा, ये नहीं बोल रहा था। आज ये बड़बोला बन गया क्योंकि इसको चाबी किसी ने दी है और उस वक्त ये बोलता रहेगा जब तक इसकी चाबी खत्म नहीं हो जाती। ये चाबी वाले खिलौने खैर अब तो नहीं आते, जो हमारे जेन जी हैं शायद इनको ये मालूम भी ना हो कि ये चाबी वाला खिलौना क्या होता है। तो चाबी भरी जाती है और जब तक वो चाबी घूमती रहेगी और ख़त्म नहीं हो जाती, ये चलते रहेंगे और जो ढोल है वो बजाते रहेंगे। अगर आपको याद हो तो बचपन में एक बंदर आया करता था, उस बंदर के हाथ में 2 प्लेट्स होती थी जिसको आपस में जब आप चाबी देते थे तो वो आपस में टकराना शुरू हो जाती हैं, तो वो शोर मचता और बंदर ना नाच रहा होता था। तो ये सब लोग पाकिस्तान के अंदर उस चाबी वाले खिलौने की तरह हैं। किसी ने चाबी भरी होगी और वो आपस में जो 2 प्लेट्स उनके हाथ में उसको बजा रहे हैं और वो क्या म्यूज़िक नहीं बज रहा, आपको म्यूज़िक नहीं आपके कानों में जो है वो उतर रहा,
بلکہ آپ کے کانوں کو شور جو ہے وہ تباہ کر رہا ہے اور شور مچا رہے ہیں. عمران خان کے نام کے اوپر شور مچایا جا رہا ہے اور ایک وویلا مچایا جا رہا ہے پاکستان کے اندر. دوستو فاؤنڈرز اب بناتے یا نہیں بناتے, لیٹس سی کہ کیا ہوگا, لیکن ون پیج فاؤنڈرز گروپ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نیشنل ڈائیلاگ, یہ جتنے بھی دھڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں, انہوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کرنا. یہ صرف اور صرف اپنے سیاسی بقا کی جنگ اس وقت لڑ رہے ہیں. اور دوستوں آپ کو خبر یہ بھی دیں کہ صدر پاکستان مسلم یونین نواز شریف نے کشمیر میں حکومت سازی کے لیے اجلاس طلب کر لیا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف بھی مری پہنچ گئی. مری میں ہونے والے اجلاس میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی شرکت بھی متوقع ہے اور حمزہ شہباز اور کشمیر سے منتخب ہونے والے ارکان بھی اس میں شرکت کریں گے. اب پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ کیا اپوزیشن بینچز پر بیٹھے گی؟ کیونکہ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ وہ اکیلے ہی حکومت بنا لیں گے اور نون لیگ کے پاس نمبر بھی ہیں, وہ اس پوزیشن میں بھی ہیں کہ اکیلے حکومت بنا سکیں. اب بلاول بھٹو کیا کریں گے؟ انہوں نے تو کہا تھا کہ نون لیگ کو غلط فہمی ہے کہ وہ کشمیر میں حکومت بنا لیں گے. لیٹس سی جی کیا ہوتا ہے اور کیا یہ حکومت بنتی ہے کہ نہیں بنتی. لیکن کسی کی جو ہے نا وہ زندگی بنانے کے لیے ایوارڈز کی بندر بانٹ جاری ہے اور صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے یوم پاکستان یوم آزادی کے موقع پر مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات سر انجام دینے والوں کی جی ایک لسٹ سول ایوارڈز کی لسٹ اس کی منظوری دے دی ہے. سول ایوارڈز دینے کی تقریب میں آئندہ 23 مارچ کو یوم پاکستان پر یہ تقریب ہوگی جس میں 355 شخصیات کو مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی پر ایوارڈز دیے جائیں گے. اس میں اسحاق ڈار صاحب ہیں, محسن نقوی صاحب ہیں, آہد چیمہ ہیں, محمد اورنگزیب ہیں, وزیر مملکت بلال اظہر کیانی ہیں. ان کو سب کو نشان امتیاز ملے گا. DGIB فواد اسد اللہ, اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان, چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ حافظ طاہر محمود اشرفی, انہیں بھی تمغہ امتیاز سے نوازا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ صالح ظفر ستارہ امتیاز, عادل شاہ زیب, حماد حسن ستارہ امتیاز. صحافیوں کو 14 اگست کے موقع پر صدارتی ایوارڈز دینے کا اعلان کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے نواز شریف کی سیاسی زندگی پر مرد آہن کے نام سے کتاب لکھنے والے صحافی حاجی نواز رضا کو بھی ستارہ امتیاز دینے کی سفارش کر دی ہے. تو جی بینا بازار لگا ہوا ہے, اس میں کچھ لوگ جنون بھی ہوں گے, کچھ ایسے ہی ہوں گے, تو اس پر آپ نے ضرور اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے. تو میں آپ کو نا انٹرنیشنل چونکہ ڈیولپمنٹس کافی تیزی سے ہو رہی ہیں اور آئی ایم ریلی سوری میں عرفان ہاشمی ٹاکس کچھ دنوں سے نہیں کر رہا اپنی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے, لیکن ایک خبر جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ ہے صدر ٹرمپ نے ایک اعلان کر دیا ہے کہ بہت جلد میں آبِ ہرمز کو امریکہ کا علاقہ قرار دوں گا. دوستو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق وہ جلد آبِ ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے کا اعلان کریں گے. ٹرمپ نے فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایران پر سخت معاشی دباؤ ڈالنے کی تیاری کر رہا ہے تاکہ تہران کو جنگ ختم کرنے پر مجبور کیا جا سکے. امریکی صدر نے کہا کہ وہ جلد آبِ ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے کا اعلان کریں گے. ہم اہم آبی گزرگاہ کے حوالے سے ٹرمپ کا یہ بیان کشیدگی میں مزید اضافے کا باعث بن سکتا ہے چونکہ آبنائے ہرمز سے عالمی تیل کی سپلائی کا ایک بڑا حصہ گزرتا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ باز نہیں آ رہا اور واشنگٹن اور تہران کے درمیان 6 ماہ سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں مشکلات. اور دوسری طرف امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بینسٹن نے کہا کہ امریکہ آئندہ ہفتے کے اوائل میں ایران کے خلاف ایسی سخت پابندیاں اور اقدامات نافذ کرے گا جو اس سے پہلے کبھی آپ نے نہیں دیکھی ہوں گی. لیٹس سی کیا کرتے ہیں, 49 ایئرز ہو گئے جی, ایران کیا کر رہا ہے, وہ ڈٹ کے کھڑا ہے. امریکہ کیا کر رہا ہے, وہ پابندیاں لگاتا ہے, بلکہ اس نے ان ممالک کو بھی اکسایا. آپ نے انہیں مجبور کر دیا اپنی پالیسیز کے ذریعے کہ وہ ایران کے خلاف فیصلے کریں. میں آپ کو دوستوں ایک خبر یہ بھی دے دوں کیونکہ ایران نے اس کے اوپر ایک رد عمل دیا اور ایران کے رد عمل میں جو آبِ ہرمز کو کھولنے یا بند کرنے کا اختیار جو ہے وہ صرف ایران کا ہے اور ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے آبنائے ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے کے بیان کے اوپر رد عمل آیا. وزیر خارجہ نے کہا کہ آبنائے ہرمز کو کھولنے یا بند کرنے کا اختیار صرف ایران کے پاس ہوگا. اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دھمکی دی تھی کہ علاقہ ہمارا ہوگا اور بہت جلدی آپ دیکھیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسیز تھی وہ کبھی بھی امریکہ دوست پالیسیز نہیں ہوئی اور وہ کبھی بھی ریپبلکن کے فائدے میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے, بلکہ جو لاسٹ اس کا یہ جو پچھلے 6 ماہ 1 سال گزرا ہے اس نے ان کی سیاست کو تباہ کر دیا اور پولیٹیکل کیپٹل بالکل آپ دیکھیں ختم ہو گیا ہے اور ایک فیس سیونگ کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور دوسری طرف اپنے اتحادیوں کو استعمال کرتے ہیں اور ان ممالک کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے اگر ہم کیمپ میں ہوں گے تو ہماری کرسیاں بچی رہیں گی اور ہمیں اپنے ملک کے اندر جو ہے کوئی ہلا نہیں سکے گا, یعنی امریکن انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد ہوگی تو ہم نے اپنے ملک میں جو مرضی کریں. تو میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ ڈیولپنگ سٹوری یہ ہے کہ کویت میں امریکی فوجی اڈے پر ایرانی طیاروں کی بمباری, امریکہ کے لیے خطرے کی گھنٹی. امریکی فضائیہ اور شمالی امریکہ ایروسپیس ڈیفنس کمانڈ کے سابق کمانڈر گلین وان ہرٹ نے کہا کہ کویت میں امریکی فوجی اڈے پر ایرانی طیاروں کی بمباری امریکہ کے لیے ویک اپ کال ہے. امریکی ریاست الاباما کے شہر ہنٹسویل میں جاری سالانہ اسپیس اینڈ میزائل ڈیفنس سمپوزیم کے دوران انسداد ڈرون دفاع سے متعلق پینل میں گفتگو کرتے ہوئے گلین وان ہرٹ نے کہا کہ ایران کے 3 F-5 جنگی طیاروں نے کویت میں امریکی فوجی اڈے پر بمباری کی. امریکی فورسز کو ڈرونز اور دیگر فضائی ذرائع سے شدید نقصان اٹھانا پڑا. سابق امریکی جنرل کے مطابق ایک فوجی کے طور پر ان کے لیے اعتراف کرنا باعث شرمندگی ہے کہ امریکی افواج کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا. اور دوستو ایک بڑا کنفیشن ہے اور ان کی آپ کی اپنی فوج یہ بتا رہی ہے کہ ہم اس قابل نہیں کہ ہم ایران کو روک سکیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسی پابندیاں لگائیں گے جو ایران کو ختم کر دیں گے. لگا کے آپ دیکھ لیں. آپ کو دوستوں خبر یہ بھی دے دوں کہ حوثیوں کا نجران میں سعودی آئل کمپنی ارامکو کی تنصیب پر ڈرون حملے کا دعویٰ اور یمن کے حوثی گروپ نے سے وابستہ خبر رساں ادارے کے مطابق ایک فوجی ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ حوثیوں نے سعودی شہر نجران میں آئل کمپنی کو ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا. تاہم سعودی حکام کی طرف سے کسی قسم کی کوئی جو اس واقعے کی تصدیق جو ہے وہ نہیں کی گئی. دوستو یہ ہماری اب تک کی
अपडेट्स थी। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोपहर को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए।